सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है? सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि सोमेटिक मीन बॉडी, यानी समथिंग दैट बिलोंग्स टू द बॉडी इज कॉल्ड सोमेटिक। तो बॉडी की सोमेटिक सेल यानी एनी सेल दैट डज नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स और इज नॉट ए गैमेट, यानी गैमेट या गैमेट से किसी भी टाइप का रिलेशन नहीं हो, ऐसी जो सेल होती है वो सोमेटिक सेल होती है। तो जो बॉडी बेसिकली बॉडी का फॉर्मेशन करती है वो सोमेटिक सेल है। अब आप सोमेटिक सेल्स का करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंडिविजुअल्स विद ऑपोजिट कैरेक्टर्स फॉर अ सिंगल जीन आर क्रॉस टुगेदर, सच अ क्रॉस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बट अब सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप टू सेल्स ऑफ टू सेल लाइंस, आप दो सेल लाइंस होती है अलग अलग, उनके दो सेल्स प्रेफरेबली ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी आप दो सेल्स लेते हैं और वो भी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की प्रेफरेबली। जैसे आपने लेट्स से इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर लिया कि वन अ ह्यूमन सेल, बिकॉज आप ह्यूमन के जीन की मैपिंग करना चाहते हैं, एक तो ले लिया आपने ह्यूमन सेल। ठीक है, अब इस ह्यूमन सेल को आपने फ्यूज होने दिया, फ्यूजन करवाया आप इसका किसके साथ में, एक ट्यूमर सेल, किसी कैंसरस सेल्स के साथ कराया, ट्यूमर सेल ऑफ माउस, किसी चूहे की किसी माउस की कोई ट्यूमर सेल ले लिया आपने। रीजन क्या है ट्यूमर सेल लेने का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले ये देखिए कि आपके पास कोई एक जीन है, ठीक है, कोई भी जीन है, लेट्स से ए जीन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में ये अराइज होना चाहिए कि हमेशा ये ए जीन ही क्यों ले रहे हैं हम। आप सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन करना चाह रहे हैं, आप जीन की मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो वो जीन ही कैसे हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। ठीक है, यानी आप कब भी जेनेटिकल स्टडीज करना चाह रहे हैं, आप किसी भी टाइप का क्रॉस करना चाह रहे होते हैं, आप किसी भी टाइप की मैपिंग करना चाह रहे होते हैं, आप किसी ना किसी जीन को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने का रीजन ये होता है कि आप चेक करना चाहते हैं कि भाई वो जो जीन जिसका फिनोटाइप जो होता है वो बहुत ही सिंपल या बहुत ही इजीली आप उसको चेक कर पाए, ऐसा फिनोटाइप जो बहुत सिंपली, जैसे भाई सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, सीड शेप हो गई, फ्रूट शेप हो गई, फ्लावर पोजीशन हो गया, ठीक है, सीड कोट कलर हो गया, या फिर आप अगर ह्यूमंस के केस में देखें तो शेप ऑफ आरबीसी हो गया, या फिर आप देख लीजिए शेप ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। यानी कहने का मतलब है कई सारे ऐसे कैरेक्टर जिनको आप इजीली, जिनका कोई ऐसे जीन्स जिनका फिनोटाइप आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, जिनका फिनोटाइप बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होते हैं, बहुत इजीली अपेरेंट होता है, कहने का मतलब है ऐसे जीन्स का आप जीनोटाइप देखेंगे जो कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं, जो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन जो हो सकता है डे टू डे लाइफ में होती ही नहीं हो उस इंडिविजुअल की। ठीक है, तो ऐसा फिनोटाइप चेक करने में आपको काफी वेट करना पड़ता है, काफी समय लगता है। तो आप मोस्टली वो जीन्स को कंसिडर करते हैं जो या तो डिजीज कोजिंग होता है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया इज ए डिजीज, तो आप हीमोफीलिया का जो जीन होता है उसको फिगर आउट कर लेंगे कि भाई आप उस जीन के हिसाब से ही चेक करेंगे कि भाई ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे है और इसकी लोकेशन क्या है पर्टिकुलर दूसरे जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि आप क्रोमोसोम फिगर आउट करेंगे कौन से क्रोमोसोम पे है ये जीन। ठीक है, फिर उन्हीं जीन्स का जो होता है कि अब ऐसे जीन जिनके हिसाब से आप देखना चाहते हैं कि भाई ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, तो ऐसा जीन जिसका फिनोटाइप बहुत ही इजीली पता लग जाता है, ऐसे जीन्स को आप बोलते हैं मार्कर जीन्स, यानी दे आर इजीली मार्क्ड। ठीक है, वो बहुत ही इजीली आपको पता लग जाते हैं, बहुत ही कॉमन जीन्स होते हैं। तो मार्कर जीन्स आर द बेसिस ऑफ मैपिंग स्टडीज। अब मार्कर जीन्स, जिन जीन्स की मैपिंग करते हैं उन जीन्स को बोलते हैं मार्कर जीन्स। मार्कर जीन्स यूजली एट प्रेजेंट जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर स्टडीज जो है तब वो तो इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर जीन जिसका फिनोटाइप आपको देखने को भले ही ना ही मिलता हो, बट आप उस जीन का जो सीक्वेंस होता है, जो डीएनए सीक्वेंस होता है, उसके हिसाब से भी उसको मार्कर बना सकते हैं। बेसिकली आपके पास अब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप किसी भी जीन को मार्कर कंसिडर करके मैपिंग के एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द लग्जरी टू सीक्वेंस एनी डीएनए सेगमेंट एंड फिगर आउट विच जीन इज इट, ठीक है, और विच काइंड ऑफ प्रोटीन इट विल मेक इफ इट इज एक्सप्रेस्ड और नॉट। ठीक है,
तो आप कोई ह्यूमन सेल लेते हैं और आपने कोई मार्कर जीन ले लिया है, ठीक है, और मार्कर जीन हमने इस केस में लिया ए, ठीक है। ए का कोई प्रोडक्ट है, ए का कोई प्रोडक्ट है जो कोई भी आप इजिली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन सेल है और ये ए का प्रोडक्ट जो है बना रही है, ठीक है। तो दिस ह्यूमन सेल इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो आपका पहला फैक्ट हो गया सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का। अब आप क्या करेंगे कि आप ह्यूमन सेल का आप जैसे भाई कोई सेल है कि कोई भी ह्यूमन सेल हो चाहे कोई भी एनिमल सेल हो, उसकी एक लिमिट होती है डिवीजन करने की, ठीक है। और अगर ह्यूमन सेल अगर फ्यूजन करती है तो फिर वो जो है फ्यूजन देखो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, वो करवाया जाता है, उन सेल्स को फैसिलिटेट कराया जाता है, ऐसा मीडियम तैयार किया जाता है जिसमें दो सेल्स आपस में मिलके एक सिंगल सेल बना देती है, उसको फ्यूजन या आप हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर सेल यूज करने का रीजन ये है कि ट्यूमर सेल्स का फायदा ये होता है कि ये दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, वो कभी डिवाइड करना नहीं रुकती है, ठीक है। अनलेस अगर आप ह्यूमन सेल देखना चाहते हैं तो ह्यूमन सेल जब डिवाइड करेगी तो उसके पास एक लिमिट है, ठीक है, तो उस लिमिट तक ये डिवाइड करेगी, तो उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देगी। तो सिर्फ सेल डिवाइड कर रही है उससे आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि भाई वो पर्टिकुलर ए जीन जो ये है, जो ये ए प्रोडक्ट बनाता है, वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे, आप नॉर्मली नहीं पता लगा सकते। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो आप इस ह्यूमन सेल को एक ट्यूमर सेल जो है उसके साथ कराएंगे फ्यूजन, आपने इसका कराया फ्यूजन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा बट आपने इसको ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया, मोस्टली पॉलीएथिलीन या एथिलीन ग्लाइकोल वाला जो मीडियम होता है वो प्रोवाइड किया, और उससे आपने एक सोमेटिक सेल हाइब्रिड बना लिया, बोथ आर सोमेटिक सेल्स, तो सोमेटिक सेल हाइब्रिड बना लिया। अब इस हाइब्रिड सेल के अंदर क्या होगा कि पहले तो दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, उसके बाद उन दोनों के न्यूक्लियस भी जो है वो भी फ्यूज हो गए, तो एक कंप्लीट थिन कैरियन कह सकते हैं आप इसको, कि दोनों जो न्यूक्लियस थे वो मिक्स हो गए, मिल गए। तो अब माउस के क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन के क्रोमोसोम इस सिंगल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है, वो ये होता है कि जब ये सेल डिवाइड करेगी, व्हेन दिस सेल विल डिवाइड फर्दर इनटू 2 और 4 न्यू सेल्स, तो क्या होगा कि इन दोनों सेल्स में से एक सेल के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। गायब इन द सेंस कि लेट से आप 46 क्रोमोसोम लेके चले थे यहाँ, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम है, साथ में इसके अंदर चूहे के भी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो भी सारे इसमें आ रखे हैं। अब जब क्या होगा कि भाई जब ये सेल डिवाइड करेगी, बिकॉज अब इट इज नॉट ए नेचुरल सेल और ये ना कोई नॉर्मल सेल है, तो इसके अंदर सेल डिवीजन बहुत ही अबनॉर्मली होगा, और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो आप माइस के क्रोमोसोम को एक बार भूल जाइए, सिर्फ ह्यूमन के कंसिडर कीजिए कि कुछ अब कंडीशंस ऐसी बनेगी कि भाई 46 का 46 में डिवीजन ना होके कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि भाई एक के अंदर तो आ गए भाई 40 क्रोमोसोम, एक में आ गए 24 क्रोमोसोम्स, ऐसे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते जाते हैं। इसका रीजन आज भी एक्सप्लेन्ड नहीं है कि भाई क्या रीजन रहता है कि ड्यूरिंग सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसी एक सेल के कम होते रहते हैं। माउस के क्रोमोसोम्स जो है इस पर्टिकुलर केस में काम नहीं हो रहे, ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स जो है हर सेल डिवीजन के बाद कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल जो है लेट्स से 24 वाली, ये अलग कॉलोनी बनाएगी तो ये आगे डिवाइड होगी, सपोज एक में 12 चले गए, एक में 10 चले गए, फिर ये आगे डिवाइड करेगी तो ये एक में 6 चले गए, एक में 4 चले गए, फिर आगे डिवाइड चलेगी, एक में 2 चले गए, एक में 2 चले गए, ऐसे। तो और फिर आगे चलेगी तो एक में 1 चला गया है, एक में कोई सही नहीं गया, यानी सिर्फ माउस के क्रोमोसोम रह गए। तो इस तरीके से सिमिलरली ये भी आगे डिवाइड करेगी, फिर ये भी आगे डिवाइड करेगी। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, अब आप खुद फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे आप क्रोमोसोम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई जीन इस क्रोमोसोम पे है। अगर इफ यू आर थिंकिंग राइट, आई थिंक यू आर थिंकिंग राइट, वो ये कि आपके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, राइट। अब आपने इस सेल को डिवाइड होने दिया तो एक में 24 क्रोमोसोम गए, एक में 40 क्रोमोसोम गए, यानी बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि हर सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन पे ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स हैं या जिस भी किसी सेल के आप क्रोमोसोम, जिस भी सेल का आपने फ्यूजन करवाया, ठीक है, कैंसर सेल के नहीं हो रहे, दूसरी वाली जो सेल है जो नॉर्मल सेल है उसके क्रोमोसोम्स हर डिवीजन के बाद कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और हमने इस पर्टिकुलर केस में बोला था कि ह्यूमन सेल जो है ये ए प्रोडक्ट बना रही है,
ठीक है, ये ए प्रोडक्ट बना रही है। अब जब ये सोमेटिक सेल हाइब्रिड बना तो ये भी ए प्रोडक्ट बना रहा है। क्यों बनाएगा? बिकॉज इट हैज द जीन दैट प्रोड्यूसेस द ए प्रोडक्ट। सिंपल है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो एक में 24, एक में 40। अब क्रोमोसोम जब कॉपी होके जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसके अंदर भी लेट से ए वाला जीन आ गया, इसमें भी लेट से ए वाला जीन आ गया, राइट। तो रीजन क्या हुआ? तो डिवीजन हुआ और क्रोमोसोम जो है ये दोनों ए का प्रोडक्ट बना पा रही है। अब नेक्स्ट डिवीजन क्या हुआ कि जब ये और क्रोमोसोम का लॉस हुआ तो एक सेल लाइन के अंदर तो इसमें लेट से ए वाला जीन रह गया और इस सेल के अंदर ए वाला क्रोमोसोम गायब हो गया। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम इसके अंदर डिवाइड किया तो इसने और डिवाइड किया तो देखा कि भाई इसके अंदर ए का प्रोडक्ट जीन रह गया, इसमें नहीं रहा। फिर इसने फर्दर डिवाइड किया, आपने देखा कि इसके अंदर ए वाला जीन आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर फर्दर इसने डिवाइड किया तो आपने देखा इसके अंदर इसने इसमें भी एक जो एक एक जीन की जो सेल्स बनी है एक एक क्रोमोसोम वाली, देखा तो भाई दिस वन इज फॉर्मिंग द ए प्रोडक्ट। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको रिजल्ट ये मिला कि जैसे जैसे क्रोमोसोम नंबर कम होते जा रहे हैं और फिर भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि चाहे क्रोमोसोम नंबर भले ही कम होते जाए बट जिस क्रोमोसोम पे आपका ए जीन है जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अभी भी उस सेल के अंदर प्रेजेंट है। बिकॉज जब तक वो उस सेल में प्रेजेंट रहेगा वो अपना प्रोडक्ट बनाते रहेगा, राइट। यही तो होता है कि अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगर वो जीन चाहे कितने ही सेल डिवीजन करा दो आप, ठीक है, भले चाहे कितने ही क्रोमोसोम्स का लॉस हो, अगर वो जीन का लॉस नहीं हुआ है तो फिर वो बनते रहेगा। तो एज ए रिजल्ट आपको क्या पता लगेगा कि 46 से आपने 24 कर दिया, आपने 24 से 10 कर दिया, आपने 10 से 4 कर दिया। ठीक है, तो 46 में वो ए प्रोडक्ट बना रहा था, 24 में भी ए बना रहा था, 10 में भी वो बना रहा था बट 4 में वो नहीं बना रहा था। यानी इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर, दिस स्टेप के अंदर, यानी 10 से जब 4 हुए, इन्हीं 10 क्रोमोसोम्स में से कोई एक जीन, यानी जो ये 6 गायब हुए हैं, इन्हीं 6 क्रोमोसोम में से कोई एक जीन था जिसपे ये ए जीन सिचुएटेड था। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? इससे तो आपका रिजल्ट निकला नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता लग गया कि कोई 6 क्रोमोसोम जो अभी लास्ट में जो गायब हुए हैं उनके अंदर वो कोई जीन कहीं पर ना कहीं पर है। अब क्या करेंगे आप दूसरी सेल लाइन देखेंगे, यही पर्टिकुलर सोमेटिक सेल हाइब्रिड, बट आप दूसरी सेल लाइन देखेंगे, भाई इसने 46 से एक में 24 बनाए, एक में 40 बनाए थे, इसमें देखा ये बना रहा है, इसमें भी ये है। फिर इसने आगे डिवाइड किया, इसने 22 वाली बनाई सेल, इसमें भी ए आ रहा है। इसने फिर 12 वाली सेल बनाई, उसमें भी ए आ रहा है। फिर इस 12 से इसने 6 की सेल बनाई, उसमें भी ए का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे आप ट्राई रूल आउट करते 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 एकदम लास्ट तक पहुंच जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ये जीन है। इतना सिंपल काम है। यानी बेसिकली है तो ये रीजनिंग ही, कहने को ये सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन है, बट आप इसको देख के इतना पता लग जाएगा आपको कि भाई इस सेल के अंदर जो जो जीन है, जो ए जीन है, वो कौन से क्रोमोसोम पे है, वो एक सिंपली आप इसको पता लगा सकते हैं इससे। अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं एक आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, आप उससे फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि भाई ये पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कि भाई ये है सेल लाइन ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये 6 सेल लाइंस हैं। ठीक है, ऊपर जो है मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, सेल लाइन। अब इसमें देख लेते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ए में बन रहा है, बी में बन रहा है, सी में बन रहा है, डी में नहीं बन रहा, ई में बन रहा है और एफ में बन रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बोल दिया कि कोई प्रोडक्ट था, एक्स प्रोडक्ट था, लेट्स से एक्स प्रोडक्ट था
अब वो एक्स प्रोडक्ट ए सेल लाइन में बन रहा है, बी में बन रहा है, सी में बन रहा है, डी में नहीं बन रहा, ई में बन रहा है और एफ में बन रहा है, राइट। तो अब हम इंक चेंज करके और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कोई सेल ली जिसके 8 क्रोमोसोम्स हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि 8 ही क्रोमोसोम है इस सेल में, और 8 क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि भाई वो जीन जो है, जो एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, ये एक्स प्रोडक्ट जो बना रहा है वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, यानी आप इतने में आपको क्या लग रहा है कि क्रोमोसोम कौन से पे हो सकता है? इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको नहीं पता लग सकता कि कौन से में, बिकॉज इसमें से सिर्फ आपको एक चीज पता लगी कि डी के अंदर वो क्रोमोसोम नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा क्रोमोसोम जो डी में प्रेजेंट है और बाकियों में हो चाहे नहीं हो, बट डी में अगर वो प्रेजेंट है तो उस पर एक्स प्रोडक्ट वाला जीन नहीं होगा, बिकॉज डी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट, डी में वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई ए जो है, ए के अंदर फर्स्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, थर्ड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, फोर्थ जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ जो है क्रोमोसोम वो एब्सेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 एब्सेंट है और 8 प्रेजेंट है। यानी ए के अंदर 4 एंड 7 एब्सेंट है, बाकी 6 जीन्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ए ये प्रोडक्ट बना रहा है, अभी 1 2 3 5 6 8 इन 6 में से कोई क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये एक्स प्रोडक्ट वाला जीन है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, कैसे पता करें। बी के केस में क्या होगा कि बी के अंदर भी ए फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और एट्थ नहीं है, ठीक है। तो पता लग गया। तो इसमें क्या है, थर्ड भी नहीं है और एट्थ भी नहीं है। इसमें फर्स्ट में था फोर्थ और सेवंथ मिसिंग था, बी के अंदर थर्ड एंड एट्थ क्रोमोसोम मिसिंग है, ठीक है। ये अलग अलग सेल लाइन है एक ही सोमेटिक सेल हाइब्रिड की, किसी के अंदर फोर्थ एंड सेवंथ गायब हो गया, किसी में थर्ड एंड एट्थ गायब हो गया। आपको सिर्फ ये डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। थर्ड सी है, सी के अंदर भी फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवंथ नहीं है और एट्थ है, राइट। अब डी देखते हैं। डी के अंदर फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ नहीं है, सेवंथ है और एट्थ भी है। आपने बना दिया, ठीक है। अब आगे चले। ई, ई के अंदर फर्स्ट है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवंथ है एंड एट्थ है, राइट। एफ फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवंथ नहीं और एट्थ है। तो ये मैंने आपको डेटा दे दिया, ठीक है। ये ऊपर क्रोमोसोम नंबर है, ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है ये दिखा रहा है, और ये छह सेल लाइंस ली थी हमने। अब आप क्या इतना सा डेटा देख के बता सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम पे आपका ये एक्स जीन प्रेजेंट है? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और आप फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये क्रोमोसोम कौन से के ऊपर एक्स प्रोडक्ट वाला जीन सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपका आंसर आप बचा के रखिए। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जो जीन्स डी के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट एब्सेंट है, वो जीन्स जो इसके अंदर राइट है, यानी इसमें प्रेजेंट है डी के अंदर, वो सारे तो एलिमिनेट कर दो आप, वो सारे तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं, बिकॉज इन जीन्स पे वो प्रोडक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन रह गया सिर्फ सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, इन तीन जीन्स का। अब आप देखिए कि ये इन तीनों जीन्स में से 2, 3 एंड 6, इन तीनों में से कौन सा ऐसा जीन है जो इन पांचों में कॉमन है? क्या मतलब ए बी सी ई एंड एफ, इन पांचों में कौन सा ऐसा जीन है जो
पांचों के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ए में है, पी में, सी में नहीं है और एफ में नहीं है, यानी ये दिस कैंट बी द आंसर, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड देखिए और थर्ड देखिए, सेकंड देखिए ए में भी है, पी में भी है, सी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है, पांचों में ये जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम सॉरी। थर्ड देखिए, ए में है, बी में नहीं है, सी में है, ई में नहीं है, एफ में है। और सिक्स देखिए, इसमें है ए बी सी तीनों में है, बट ये ई के अंदर नहीं है और एफ के अंदर है, यानी थर्ड भी एलिमिनेट आ गया, दीज टू आर एलिमिनेटेड। ठीक है, रहा सेकंड, जो सेकंड का जीन डी में एब्सेंट है, तो चांसेस हैं कि भाई इस पे जीन हो सकता है। और आपने देखा ये पांचों के अंदर कॉमन है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ई में भी है, एफ में भी है। तो इस डेटा से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया कि भाई द जीन एक्स, दिस एक्स जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में आप किसी भी जीन के लोकेशन जो कौन से क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है वो पता लगा सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर में लिंकेज मैपिंग देखी और आपने सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन विद अ पर्टिकुलर एग्जांपल आपने देखा। ठीक है, आप इसकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, ये दोनों बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और बहुत ही स्कोरिंग नंबर्स, आप स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके एटलीस्ट 4 मार्क्स ईच। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी सेक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ फिनिश हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा।